हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर को करने के 3 टाइप्स हो सकते हैं। पहला होता है कि उसका सेक्शन वाइज डिवीज़न करना, और दूसरा होता है टॉपिक वाइज डिवीज़न करना, और तीसरा होता है कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन करना, कि किसी सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो रोल प्ले करती है, वो होता है टाइम। डिपेंड करता है कि टाइम आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे उसको आप खर्च कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम में। ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है अपने पेपर में। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका ओरिजिनल पेपर होगा, आपको उसमें कैसे टाइम मैनेज करना है, क्या टाइम डिवाइड करना है, कैसे करना है, और आपको अपने मॉक टेस्ट में या जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको कैसे टाइम डिवाइड करना है। देखिए, दोनों केस में चीज़ें अलग अलग होती हैं, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है कि आप थोड़ा प्रेशर में आके, या आपको आप ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पे आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप उस टाइम को ऐसे अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें जिससे आपका पेपर भी हो जाए और क्वेश्चन भी ना छूटने पाए। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ पे छूटने ना पाए। एटलीस्ट ये गिल्ट ना रह जाए कि ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं वरना मुझसे हो गया होता। इन सारी चीज़ों को, आज कन्फ्यूज़न्स को मैं दूर करूँगी, और ये मेरे कुछ टिप्स हैं जिन्हें मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर में टोटल टाइम दिया क्या जाता है। तो टोटल टाइम उसमें दिया जाता है 2 आवर्स, दैट मीन्स 120 मिनट्स। आपको 200 क्वेश्चन करने के लिए 120 मिनट्स दिए जाते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है, और इसमें आपको रिवीजन का टाइम भी अच्छा मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ओरिजिनल एग्ज़ाम में टाइम डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से करना चाहिए। जैसे कि जीए है तो जनरल अवेयरनेस में आपको 15 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो आप एक बार रीड करके समझ सकते हैं कि वो उसका आंसर आपको पता है या नहीं पता है, या ऐसा भी नहीं होगा कि उस सारे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के दौरान आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। तो अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा कहीं से तो वो आपको आंसर तुरंत ध्यान आएगा, वरना उसको बार बार देखने का कोई मतलब नहीं। तो अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा इसमें देंगे तो ये आपकी कमज़ोरी है, ठीक है। मार्क डेट पॉइंट। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के लिए आपके 65 मिनट, सबसे ज़्यादा टाइम जो आपको देना है वो आपको इंग्लिश में देना है, क्योंकि यही यही एक मेजर पोर्शन कवर करती है पूरे एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में। तो अगर आप इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं, आपकी जो कोशिश रहेगी वो ये रहेगी कि आप अगर आउट ऑफ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि आपने 90 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया है, तो आपके एटलीस्ट 86 सही होने चाहिए। ये नहीं कि आपने अटेम्प्ट किया है 100 क्वेश्चन और आपके सही हुए हैं 60 क्वेश्चन। तो इस तरह पेपर करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इंग्लिश का टाइम मैंने जिस तरह से डिवाइड किया था, मैं उस बेसिस पर आपको बता रही हूँ, और अपने टाइम डिवीज़न अलग अलग भी हो सकते हैं। क्या आपकी कैसी स्ट्रैटेजी है वो आप देखिए। रीजनिंग के लिए जो एक आइडियल टाइम है वो है 40 मिनट्स। रीजनिंग में भी कैलकुलेशंस होते हैं, टाइम लगता है कॉन्सेप्ट को समझने में, इसलिए इसमें भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना है। और रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर या अपने नॉलेज के बेसिस पर, प्री नॉलेज के बेसिस पर आउट ऑफ 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा पार्ट इसमें रीजनिंग का भी आ जाता है। देखिए, जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप कितनी भी चीज़ें पढ़ लेंगे बट 50 आउट ऑफ 50 स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको करना है कि जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं उसमें आपको टाइम अपना ज़्यादा देना है, ठीक है। तो रीजनिंग आप अगर आपकी अच्छी है, आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इसमें श्योरली 50 पा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इंग्लिश में भी अगर आपने अच्छी से प्रैक्टिस की है, अच्छे से आपको आइडिया है हर एक क्वेश्चन का, तो इसमें भी आप 100 आउट ऑफ 100 पा सकते हैं। बट जनरल अवेयरनेस के लिए आई एम डेड श्योर कि आप 50 आउट ऑफ 50 नहीं पा सकते, कितनी ही अच्छी तैयारी आपकी क्यों ना हो।
तो ये हुआ ओरिजिनल एग्ज़ाम का टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बात करती हूँ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस। अब आपको ये देखना है कि आप देखिए, अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप समझ सकते हैं कि टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, या आपकी कहाँ पे कमज़ोरी है या आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, आपने कहाँ गलती की। बट अगर आप न्यू हैं या अभी आपने एक बार ही अटेम्प्ट किया है पेपर, तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने मॉक टेस्ट में, जो टेस्ट आप अपने घर पे दे रहे हैं, रिलैक्स होकर दे रहे हैं, फ्री होकर दे रहे हैं, विदाउट टेंशन, अगर उसमें आप अपना एग्ज़ाम जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो वही जो टाइम आपका रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा कवर करेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट के लिए अपना टाइम रिड्यूस करना है। तो आइए समझते हैं। देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको जनरल अवेयरनेस के लिए एग्ज़ाम में 15 मिनट्स देने हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी 10 मिनट्स की। अगर आपने 10 मिनट्स की प्रैक्टिस रखी है, आप मॉक टेस्ट करते हैं, आप ऑफलाइन भी मॉक टेस्ट अगर दे रहे हैं, तो एक टाइमर लगा लीजिए मोबाइल में, या टाइमर होता है उसको सेट कर लीजिए। 10 मिनट से ज़्यादा आप नहीं देंगे जनरल अवेयरनेस को। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो भी आप अपने बगल में मोबाइल रख के टाइमर लगा सकते हैं। मैंने इसी तरीके से अपना जो टाइम मैनेजमेंट था वो सुधारा था। पहले मुझे बहुत टाइम लगता था, पर धीरे धीरे मैंने अपना टाइम ऐसे ही टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के इम्प्रूव किया। तो आप भी यही कर सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस के लिए अपने मॉक टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट देने की कोशिश करिए, उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम हो जाए तो चलेगा। इंग्लिश के लिए जो आपको प्रैक्टिस का टाइम रखना चाहिए वो 50 मिनट्स, किसी को 55 लग सकते हैं, किसी को 60 मिनट्स लग सकते हैं। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में आपको इसको 65 मिनट्स में करना है, तो आप कोशिश, जिसको ज़्यादा जल्दी अटेम्प्ट करना है वो उसको कोशिश रखनी चाहिए कि 50 मिनट्स में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हैबिट वैसे ही पड़ जाएगी और एग्ज़ाम हॉल में आप बेटर कर पाएंगे। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो मैंने रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स का आइडियल टाइम बताया था, तो आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस रखनी होगी सिर्फ 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स के कंपैरिजन में अगर किसी की रीजनिंग ज़्यादा अच्छी है या उसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो उसको 20 मिनट्स या 25 मिनट्स भी आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस किस सब्जेक्ट में कैसी है। और इससे क्या होगा कि आपको, जो आप मॉक टेस्ट देंगे तो इसका टोटल करेंगे आप, तो उसके बाद आपके पास रिवीजन के लिए 20 मिनट्स बचेंगे। अब इस रिवीजन का मतलब क्या, इस रिवीजन में आप वो करेंगे कि आपने जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो रीअटेम्प्ट करेंगे, या जो आपने टैग कर दिए हैं वो फिर से अटेम्प्ट करेंगे, उनको देखेंगे, या जिन क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन रह गई हो, तो 50-50 वाला डाउट हो, आप उनको देखेंगे। इससे होगा क्या कि आपका ओवरऑल एक 2 घंटे का पूरा अच्छा यूज़ हो जाएगा। ऐसे अगर आप पूरा टाइम लेके चलते हैं ओरिजिनल एग्ज़ाम वाला कि आप 15 मिनट्स में यहाँ भी जीए कर रहे हैं तो आप वहाँ भी कर लेंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए आपको यहाँ पे 10 मिनट की आदत डालनी है, ताकि वहाँ आप 15 मिनट्स के अंदर अंदर पेपर कर सकें। क्योंकि यू डोंट नो कि जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग के, वो उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है कम है, या जो ओरिजिनल एग्ज़ाम में आएंगे वो कम है ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको कम टाइम में प्रैक्टिस करनी है, ताकि अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आ गए तो आपके पास सफिशेंट टाइम रहे उनको करने का। गेटिंग माई पॉइंट। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, टिप फॉर इम्प्रूविंग टाइम मैनेजमेंट। अब मैं कुछ टिप आपको बता देती हूँ कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, ये एक ही टिप है, वो आपको कंबाइन रूप से मैं देना चाहूँगी। सबसे अच्छा टाइम इम्प्रूव करने का तरीका कि एक तो आप टाइमर लगा के सेट करिए और देखिए कि आपको किस सेक्शन में कितना टाइम लग रहा है। हालांकि आप जब मॉक टेस्ट देते हैं तो रिज़ल्ट में ऑलरेडी वो आपका टाइम सेक्शन को शो करते हैं और शो करता है, आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं कि आप इंक्लूडिंग किसी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन वाइज भी आपको टाइम दिखाता है कि इस क्वेश्चन को करने में आपने कितना टाइम लिया। तो आप उससे भी अपना एनालिसिस कर सकते हैं और उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं कि इस बार मैंने इसमें ज़्यादा टाइम दिया है तो नेक्स्ट टाइम मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। तो प्रैक्टिस, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। यू विल लर्न हाउ टू हैंडल योर प्रेशर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम।
जब आप जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो इससे आपकी क्या होगी, स्पीड भी इन्हेंस होगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप कम टाइम में सही क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो इससे आप एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर आपको होने का चांसेस भी थे वो अब नहीं होगा। ओके, तो ये थी आज की मेरी स्ट्रैटेजी टाइम मैनेजमेंट को लेकर। होप कि आपको ये समझ आई हो और इसे आप अपने मॉक टेस्ट में आज ही अगर आप दे रहे हो तो उसको अप्लाई करके देखिएगा कि आप सबसे पहले अपने टाइम पे फोकस करिए कि आपको 2 घंटों का कैसे यूज़ करना है। अगर आपने उस 2 घंटे में अच्छे से पेपर कर लिया तो आपकी जितनी भी मेहनत रहती है वो सफल हो जाती है। अगर आपने उन 2 घंटों में अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं किया या कुछ ऐसा हुआ कि आपका टाइम सही से मैनेज नहीं हुआ तो भी दिक्कत आती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी। ऐसे ही मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगी आगे चलकर, और भी चीज़ें मैं आपको टॉपिक वाइज क्लियर करूंगी कि कौन सा टॉपिक आपको पहले करना चाहिए या कौन सा बाद में। सेक्शन वाइज मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, वो वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं। और भी अगर आपको डाउट्स हैं एसएससी स्टेनोग्राफर को लेकर तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने सारी स्ट्रैटेजीज सारे वीडियोस शेयर किए हैं, सारे वीडियो अपलोड किए हैं बस आप लोगों की हेल्प के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।